हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हमने ये सीरीज़ शुरू करी है अपनी क्लास 9 और क्लास 10 की, जिसमें हम पूरा मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं। 1 बाय 1 चैप्टर लेके चल रहे हैं। तो 9th की हमने अभी 2 वीडियो डाली थी। आज ये 10th क्लास के मैथ्स की पहली वीडियो है। इसमें हम शुरू कर रहे हैं अपना रियल नंबर चैप्टर है। कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस सीरीज में हमने पूरा कंसेप्चुअल पार्ट कंप्लीटली कवर किया है। ठीक है, कोई भी चीज़ इन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपने ये बैच पूरा पढ़ लिया, उसके बाद कुछ भी बचेगा नहीं। ठीक है, और इसके बाद हम एक और सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आर.डी. शर्मा के हों, एग्जाम्पलर के हों, एनसीईआरटी में तो खैर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस है ही नहीं एनसीईआरटी में तो। ठीक है, वो सब हम अगली सीरीज़ में कवर करेंगे। इसको करने के बाद भी आप सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, स्टार्टिंग है ये। ठीक है, जैसे ही इसके बाद ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें क्या है, हमें कुछ चीज़ें प्रूव करनी होती हैं, और उन चीज़ों को प्रूव करने के लिए ये जो चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले थोड़ा सा जो आप 9th क्लास में देखते आए हो, बचपन से देखते आए हो, उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। फास्ट रिव्यू करेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। नंबर्स दो तरह के होते हैं हमारे। एक नंबर कौन से? रियल नंबर। पहले एक तरह के हो गए हमारे रियल नंबर, और एक हो गए इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर मैंने 9th क्लास में भी आपको बताया था कि यहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम रियल नंबर्स यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में हमारे इर्रेशनल और रैशनल। अब 9th क्लास आप कर चुके हो, आप 10th में हो, तो अब रैशनल और इर्रेशनल दोनों से आप फैमिलियर हो। रैशनल से तो हम पहले से ही जानते थे, 9th क्लास में हमने इर्रेशनल नंबर्स को भी अच्छे से पढ़ा था। बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐड क्या हो जाता है, जैसे 9th क्लास में आपने देखा था कि √2 है ना, इसका परफेक्ट हम इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो कोई इंटीजर नहीं होगा, है ना, वो डेसिमल नंबर में आएगा। वो एक रैशनल नंबर तो आ सकता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग आता था। तो यहाँ पे हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूव करो कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी चैप्टर में हमको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे ही हर बार हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, आपसे कुछ ना कुछ पूछ लेंगे कि √3 को प्रूव करो कि इर्रेशनल नंबर है, √5 को प्रूव करो, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस क्लास में कवर नहीं होगा, इस चैप्टर में कवर होगा, अगली क्लास में शायद इसका नंबर आएगा। ठीक है, तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स थे, कॉम्प्लेक्स तो इसी का पार्ट होता है, ये हमको पढ़ना नहीं है। आगे आते हैं रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं फ्रैक्शनल, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स तो इसका टाइप नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शनल और इंटीजर्स। अब देखो, फ्रैक्शनल और इंटीजर्स हम जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बस फटाफट फास्ट रिव्यू ले रहे हैं। फ्रैक्शनल कौन कौन सी होती थी हमारे? फ्रैक्शन होती थी हमारी, एक तो प्रॉपर, फिर एक इम्प्रॉपर, और दूसरी होती थी मिक्स्ड। ये होती थी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, फिर इंटीजर्स में जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में जो आते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में जो आते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये भी आप अच्छे से जानते हो। पॉजिटिव इंटीजर्स में होल नंबर, अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें और इनफाइनाइट तक जाएं तो हमारे क्या होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं। और अगर हम जीरो को छोड़ दें, 1 से इनफाइनाइट तक जाए तो क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये होते हैं 0 से इनफाइनाइट तक, और ये होते हैं 1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर्स में प्राइम और कंपोजिट, है ना। प्राइम नंबर कौन से होते थे? जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद, है ना, और एक 1, है ना। ये 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब, फैक्टर किन्हें कहते हैं? फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर सकें, है ना, वो सब नंबर उसके फैक्टर बोले जाते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अगर 3 भी हो गए तो वो कंपोजिट बन जाता है। ये सब चीज़ें हमको आती हैं, ये बस मैंने ऐसे रख लिया कि आपको एक बार रिव्यू हो जाए। अगर आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम है तो या तो आप क्लास 9 की जाकर के वीडियो देख लेना, है ना, क्लास 9 में हमने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, या फिर आप कमेंट में नीचे लिख देना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा यहाँ पे, है ना। उसमें हम सारा डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी से। इस चैप्टर में हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस नंबर को कब बोलते हैं कि ये इस नंबर से डिवाइड है। ठीक है, समझाता हूँ अभी। देखो, यहाँ पे लिखा है कि अ नॉन जीरो इंटीजर a इज सेड टू बी डिवाइड एन इंटीजर b इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट b इक्वल टू ac। देखो, ऐसे समझ नहीं आएगा, हम अपने तरीके से समझते हैं। ये देखो, हम सब जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिविडेंड, यहाँ पे हम लिखते हैं डिविडेंड, है ना, यहाँ पे लिखते हैं डिवाइजर। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कोशेंट, है ना। और नीचे जो बचता है, यहाँ हमारा बचता है रिमाइंडर, यहाँ बचता है हमारा रिमाइंडर। अब ये मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता होगा
कि अगर हम डिवाइज़र में मल्टीप्लाई कर दें कोशेंट का, है ना, मल्टीप्लाई कर दें कोशेंट का और उसमें प्लस कर दें रिमाइंडर, उसमें प्लस कर दें हम रिमाइंडर, तो हमें क्या मिलता है, हमको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड। क्लास 9 में ये हमने पढ़ा था, है ना, रिमाइंडर थ्योरम के टाइम पे ये हमने पढ़ा था क्लास 9 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो, अगर दोस्तों एक बात बताओ, अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डिवाइज़र इनटू कोशेंट। अब रिमाइंडर तो 0 हो चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू डिविडेंड बचेगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्यों बोला कि रिमाइंडर को 0 रखना है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है ना, जब कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो 0 रहेगा ना वहाँ पे, ठीक है भाई। मान लो आप, ये हमारा 9 है, हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया 3 से, 3 3 9, तो क्या कुछ रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा। रिमाइंडर कब बचना चाहिए था, अगर ये नंबर जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तब हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए था, ठीक है। तो उस अभी वहाँ पे भी आएंगे हम, पहले यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा। तो ये कह रहे थे कि अगर मैं डिवाइजर को मान लो, मैं डिवाइजर को मान लेता हूँ a, ठीक है, डिविडेंड को मान लेता हूँ b, है ना, और कोशेंट हमारा हो जाएगा c, ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आएगा हमारा, और हम ये मान के चलते हैं कि जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर तो हमारा 0 रहेगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लिख लेंगे, डिवाइजर हमारा क्या है, a है, कोशेंट हमारा c है और डिविडेंड हमारा b है। देखो ये निकल के आ गया ना पूरा, है ना। अब देखो पीछे, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो यही तो लिखा है इन्होंने कि एक नॉन जीरो इंटीजर है a, ठीक है, अगर वो इंटीजर b को डिवाइड करता है ना, तो वहाँ पे अगर हमारी कंडीशन ये है b इक्वल टू ए सी, यहाँ पे एक्चुअल में प्लस रिमाइंडर भी होना चाहिए था, प्लस रिमाइंडर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर है ही नहीं। रिमाइंडर क्यों नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए रिमाइंडर हमारा क्या बन चुका है, रिमाइंडर हमारा 0 बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटीजर b है उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। देख लो हमने वहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, चलो ऐसे, ये है हमारा b, ये है a और ये है c, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर द इंटीजर b इज कॉल्ड डिविडेंड, इंटीजर a इज नोन एज द डिवाइजर, ये डिवाइजर है, एंड इंटीजर c इज नोन एज द कोशेंट, जो इंटीजर c है हमारा वो कोशेंट है। अब देखो आप सोच रहे होगे कि ये क्यों बताया जा रहा है आपको, अभी थोड़ी देर बाद आपको अगली क्लास में आपको पता चलेगा, जब हम चीज़ें प्रूव करेंगे ना। जैसे हमको प्रूव करना पड़ेगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करो, वहाँ पे हमको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन किससे कब डिवाइड माना जाता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट नंबर आपके सामने आते हैं तब तो आपको पता चल जाएगा सीधा सीधा कि ये डिविजिबल है या नहीं है, लेकिन अगर हम वेरिएबल में कर रहे हैं तो वेरिएबल के केस में हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये तो हमने अभी समझा था, आगे चलते हैं। देखो हाउ टू रिप्रेजेंट डिविजिबिलिटी। अब देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। मान लो यहाँ पे एक हमारा नंबर है b, ठीक है, वो कंप्लीटली डिवाइड होता है, b इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई a, डिविजिबल बाई a, तो हम उसको लिखेंगे a डिवाइड्स b, ये लिखने का तरीका होता है। ध्यान देना फिर से, दोनों चीज़ों, अगर मैं ऐसे लिखूं और एक मैं ऐसे लिखूं, दोनों में बेटा अंतर होता है। अंतर ये होता है जो यहाँ पे जो ये b है ये अपॉन में b माना जाता है ना, लेकिन यहाँ पे अपॉन में b नहीं है, यहाँ पे अपॉन में a है, एक तरह से देखा जाए तो। इसका मतलब होता है e कंप्लीटली डिवाइड्स b, ठीक है। यहाँ पे देखो, इफ़ अ नॉन जीरो इंटीजर a डिवाइड्स एन इंटीजर b, अगर एक नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो का मतलब वो जीरो नहीं है, जीरो की बात अलग से करेंगे, इंटीजर a डिवाइड्स एन इंटीजर b, एक इंटीजर b को डिवाइड करता है ये अगर, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, a डिवाइड्स b, ये बड़ा सा डंडा लगा दो बीच में, a और इधर b लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या क्या है, देखो लिखा हुआ है, दिस इज रीड एज a डिवाइड्स b, है ना, a डिवाइड्स b मतलब a जो है वो b को डिवाइड करता है, ठीक है। इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमें आगे। b इज डिविजिबल बाई a, उल्टा ऐसे बोल लो, चाहे बोलो a डिवाइड्स b या फिर ये बोल लो b इज डिविजिबल बाई a, भाई b जो है वो a से डिविजिबल है, हम ये भी बोल सकते हैं। या फिर ये बोल लो a इज अ फैक्टर ऑफ b, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मतलब रिमाइंडर 0 बचता है, तो वो ऑब्वियसली उसका फैक्टर है। जैसे मान लो 8 है ना, 2 जो है वो 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है ना 4 टाइम्स, तो इसका मतलब 2
इज अ फैक्टर ऑफ 8, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, तो जो 2 है वो 8 का फैक्टर होगा। तो इसी तरह से a जो है कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है b को, तो इसका मतलब a b का एक फैक्टर हुआ, है ना। इसी केस में देखो 2 ने 8 को डिवाइड किया, मतलब 8 कंप्लीटली डिवाइड हो गया 2 से, इसका मतलब 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है। हम ये भी बोल सकते थे यहाँ पे 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं b इज अ मल्टीपल ऑफ a। समझ में आ रही है बात? क्योंकि मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इन वेरिएबल्स को लेके ही हमें चीज़ें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे नंबर्स में तो हमें हमारी हैबिट है, हमारी आदत बनी हुई है, नंबर्स में तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब हम वेरिएबल में आते हैं तो वहाँ पे हमारा माइंड डाइवर्ट होने लगता है। उस डाइवर्जन से बचने के लिए हमें ये सब सीखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं b इज मल्टीपल ऑफ a, या फिर ये लिख सकते हैं a इज डिवाइजर ऑफ b। a जो है b का डिवाइजर है ना। डिवाइजर तो हम वैसे ही बोल सकते हैं, अगर कंप्लीटली डिवाइड ना भी करता, a b को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो डिवाइजर है ही है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ये सब देखा। अब इसको रिवाइज एक बार करना, अगर समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करना, खुद से एक बार देखना, फिर पक्का समझ आएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। देखो a, अब देखो ये जो है ना, अगर हम अभी हम क्या लिख रहे थे थोड़ी देर पहले, a डिवाइड्स b, ऐसे लिख रहे थे। अब इसको हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इंडिकेट दैट b इज नॉट डिविजिबल बाई a, मतलब जो b है वो a से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। सीधी सी बात है, जैसे हम ये लिखते थे a इक्वल टू b लिखते थे, मतलब a इक्वल है b के, और हम इसको क्रॉस लगा देते a इज नॉट इक्वल टू b है। ऐसे ही हमने यहाँ पे, अगर इसका मतलब था a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b, और डिवाइड्स मतलब कंप्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, वो वाली बात हो रही है। अगर हम इसमें ऐसे कट लगा दें, ऐसे कट लगा दिया, a नॉट डिवाइड्स a डू नॉट डिवाइड b, a डू नॉट, इंग्लिश भी तो सही होनी चाहिए ना, a डू नॉट डिवाइड b, ठीक है। या फिर b इज नॉट डिविजिबल बाई a, हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ से हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। 3 डिवाइड्स 93, ये लिखा हुआ है। अगर 3 93 को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है, सीधी सी बात है। अब बताओ 3 93 को कंप्लीटली करेगा या नहीं करेगा? देखने से ही पता चल रहा है। अभी हम आगे डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे, यहीं पे चेक कर लेते हैं। पहले देखो 9 और 3 12 है ना, 12 हो गया, तो 12 3 से तो डिवाइड होता है ना, इसका मतलब 93 भी 12 से डिवाइड होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि डिजिट्स का सम करो, और वो जो सम है अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसके हम और छोटी छोटी ट्रिक्स और देखेंगे, है ना। अब सबको ऐड भी करना नहीं पड़ेगा, मैं वो भी ट्रिक आपको बताऊंगा जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ट्रू है, क्योंकि 3 जो है कंप्लीटली डिवाइड्स 93। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 डिवाइड्स 93, या फिर 93 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, या फिर 3 इज अ फैक्टर ऑफ 93। भाई इसको हम ये भी तो लिख सकते थे ना, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 93, या फिर लिख सकते थे 93 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम इसको लिख सकते थे। तो हाँ, यहाँ पे ट्रू है, सब कुछ दिख रहा है हमको। आगे आते हैं, 4 डिवाइड्स 26, क्या 26 4 से डिवाइड हो जाएगा? डिवाइड तो कर तो सकते ही हैं, मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है नहीं होगा। भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। अब यहाँ तो टोटली 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। 4 6 जा 24 होते हैं, करके देख लो, 26 4 6 जा 24, बचा कितना? 2, रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। 9 - 27, अब ध्यान रखना नेगेटिव नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 9 27 को डिवाइड कर तो सकता ही है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अब यहाँ नेगेटिव आया, कोई बात नहीं, होने दो, हमारा जो क्वोशेंट है वो -3 आ जाएगा, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कुछ खास। 1 तो 1 को डिवाइड करता है, या इनफैक्ट 1 तो सबको डिवाइड करता है। 1 डिवाइड्स किसी भी नंबर हम आराम से लिख सकते हैं, है ना। हम ये लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड्स a, है ना, या फिर प्लस माइनस है, लिख लो प्लस माइनस है। 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड करता ही करता है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। चलिए ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो
अब ये वाली जो हमारी चीज़ है ना, ये हमको सबसे ज़्यादा यूज़ होगी किसमें, जब हम प्रूव करेंगे √3 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं वहाँ पे हम, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमको सबसे ज़्यादा यूज में आएंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। +-1 डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर। मैंने अभी पीछे लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा था, अभी यहाँ पे लिखा था ना, a डिवाइड्स +-, है, हर एक नॉन जीरो इंटीजर को 1 तो डिवाइड करता ही करता है। आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो 1 से, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, है ना, चाहे 1 से करो चाहे -1 से करो, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो इंटीजर। देखो जो 0 होता है ना, अगर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखा है तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आ जाता है। मतलब डिवाइड तो हो रहा है ना, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बच रहा। लेकिन ध्यान रखना ये नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है। अगर 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना, गलती से भी इसको मत बोल देना कि 0 0 को डिवाइड करता है, कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा, कोई और नंबर, कोई नॉन जीरो नंबर कभी भी 0 से डिवाइड नहीं होता, ये क्या बन जाता है, ये हमारा इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तीनों में अलग अलग कर लो, बिल्कुल कोई डाउट किसी तरह का रहना नहीं चाहिए कि अगर हम 0 को डिवाइड करें किसी भी नंबर से तो क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें 0 से तो हमको क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। 0 को डिवाइड करो 0 से तो भी हम या तो इनफाइनाइट बोल लो या फिर नॉट डिफाइंड बोल लो, एक ही बात है आपके लिए, नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें नोट डाउन कर लेना, बार बार रिवाइज करना, कन्फ्यूजन कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तो यहाँ पे हमने देख लिया कि a जो है 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो इंटीजर, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि a डिवाइड्स कोई भी नंबर 0 को तो डिवाइड कर ही देगा और हमको क्वोशिएंट क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। 0 डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर, 0 कभी किसी को डिवाइड नहीं करता क्योंकि वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। क्यों इनफाइनाइट बन जाता है, आप ये भी देख लो यहाँ पे। मान लो कोई नंबर है, मैंने ले लिया 6, मैं 6 को 0 से डिवाइड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कुछ भी लिख लो जो आपका मन करे, 5 लिख लो, 6 लिख लो, 10 लिख लो, 20 लिख लो, 50 लिख लो, यहाँ तो हमेशा 0 ही आता रहेगा ना, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आ जाता है। 0 आएगा तो यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इनफाइनाइट लिख दिया, हमको नहीं पता क्या आएगा। ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं है, वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इफ a इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड b इज एनी इंटीजर, अगर a एक नॉन जीरो इंटीजर है और b कोई भी इंटीजर है, तो और अगर उस कंडीशन में हमको ये बोल दिया जाए कि a डिवाइड करता है b को, है ना, इसका मतलब a जो है -b को भी डिवाइड करेगा, -a जो है b को भी डिवाइड करेगा और -a -b को भी डिवाइड करेगा। ऐसे समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे, नंबर लेके इस बात करते हैं। ये कहते हैं a एक नंबर है कोई भी, हमने ले लिया जो a है, मान लिया हमने वो है 2, ठीक है, a हमने 2 ले लिया, 2 जो है और b की जगह हमने ले लिया मान लो 8, ठीक है। अब जो a है वो b को डिवाइड करता है कंप्लीटली, जो a है जो 2 है वो 8 का क्या है, एक फैक्टर है, और 8 2 का क्या है, एक मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर ये 2 8 को डिवाइड कर रहा है तो एक बात बताओ, 2 -8 को डिवाइड नहीं करेगा, क्या करेगा, क्वेश्चन तो हमारा -4 आ जाएगा, क्या फर्क पड़ा, है ना। इसको देखो साथ में कंपेयर करते रहते हैं कि अगर a डिवाइड करता है b को तो a डिवाइड किसको करेगा, -b को करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब 2 -8 को कर रहा है तो -2 जो है बेटा वो भी तो 8 को करेगा ना, जो -2 है वो भी तो 8 को कर सकता है ना, क्वेश्चन हमारा माइनस में आ जाएगा, तो उससे तो हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें अब हमारी कंडीशन कौन सी बन गई, -a डिवाइड्स b, ये वाली हमारी दूसरी कंडीशन बन गई। फिर अगर -2 8 को कर रहा है, अगर मैं ये लिख दूं -2 डिवाइड्स -8 तो क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और 2 जो है 8 को डिवाइड कर देगा, है ना। तो यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन बन गई, -a -b को भी करेगा। तो अगर हमको ये बोल दिया जाए कि a b को डिवाइड करता है तो हमको खुद समझ जाना है कि a -b को भी डिवाइड करेगा, -a b को डिवाइड करेगा, -a -b को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे आगे आने वाले टाइम में। चलिए, ठीक है, तो ये वाला हमारा क्लियर हो गया कि a एक नंबर है, b दूसरा नंबर है, और अगर a b को डिवाइड करता है तो इसका मतलब a -b को भी डिवाइड करेगा, -a b को डिवाइड करेगा और -a -b को डिवाइड करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए,
आगे आता है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर्स, अगर ए और बी दोनों नॉन जीरो इंटीजर्स हैं और ए तो बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ए जो है वो या तो प्लस बी के बराबर होगा या तो माइनस बी के बराबर होगा। देखो कैसे, अगर मान लो मैंने कोई नंबर लिया 3, है ना, ये डिवाइड करता है 5 को, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5 डिवाइड करेगा 3 को? ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर मान लो मैं लिख लेता कि 7 है, 7 डिवाइड करता है 14 को, तो क्या 14 डिवाइड करेगा 7 को कंप्लीटली? नहीं करेगा भाई, फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको ये पॉसिबिलिटी बनानी है कि ए डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड करे ए को, तो इसका मतलब ए और बी को बराबर होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देख लो यहाँ पे, अगर 3 डिवाइड करता है 3 को, ठीक है, तो 3 डिवाइड करेगा 3 को, इस 3 को इधर लिखो, इसको इधर लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो ये वाली कंडीशन सिर्फ तब पॉसिबल है जब ए और बी बराबर हो। अब वो प्लस के बराबर हो या माइनस बी के बराबर हो, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ए और बी दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं और ए तो करता है डिवाइड बी को और बी करता है डिवाइड ए को, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी के बराबर है, ठीक है ना। प्लस के बराबर हो सकता है, प्लस बी के, या माइनस बी के बराबर हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, इफ ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड बी एंड सी आर एनी टू इंटीजर्स, ये कहते हैं कि ए एक नॉन जीरो इंटीजर्स है, बी और सी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक तो ए है जो नॉन जीरो इंटीजर है, बी और सी हमारे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम बी और सी को आपस में ऐड कर लें तो वो भी ए से डिवाइड होंगे, या फिर दोनों को आपस में डिफरेंस ले लें बी और सी का, तो वो भी हमारा किससे डिवाइड होगा? ए से डिवाइड होगा। नंबर लेके समझते हैं। मान लो यहाँ पे कोई नंबर है हमारा 3 का एग्जाम्पल कई हो गए, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, चलो 7 ले लेते हैं, ठीक है। एक नंबर है 7 से डिवाइड होने वाला कोई और दूसरा नंबर ले लो, मान लो 21, और 7 से ही डिवाइड होने वाला एक और नंबर ले लो, आप मान लो यहाँ पे चलो यहाँ पे ले लो आप 28 ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। तो जो अब देखो जो 7 है, क्या वो B प्लस C अगर मैं करूँ, B प्लस C करूँ मैं, तो कितना आएगा? 49 आएगा। ये हमारा हो गया B प्लस C, है ना। तो 7 इसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं माइनस ले लूँ, दोनों का डिफरेंस ले लूँ, मान लो मैं ले लूँ B माइनस C का डिफरेंस, B माइनस C का डिफरेंस। देखो ये डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने साइन ऐसे लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि B में से C माइनस हुआ है, इसका मतलब ये है हमें दोनों का डिफरेंस ले लेना। नेगेटिव पॉजिटिव से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। B में से B और C का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना है? 7 है। तो क्या 7 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 7 तो 7 से डिवाइड। इसका मतलब हमने ये देख लिया कि अगर A जो है वो B को भी डिवाइड करता है और C को भी डिवाइड करता है, तो ये कंफर्म है कि A हमारा इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा और इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ध्यान रहेगी ये बात। अभी कोई और नंबर लेके देख लेते, चलो एक 3 का एग्जांपल ले लो। 3 है, ये मान लिया हमने A, B को हमने ले लिया यहाँ पे 9 ले लेते हैं और C को हम क्या ले लेते हैं? 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो A जो है B को भी डिवाइड कर रहा है, एक 3 9 को तो डिवाइड करेगा, 3 12 को भी डिवाइड करेगा, दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है ना आराम से, ठीक है। अगर हम देखें कि B प्लस C कितना आएगा, B प्लस C आएगा हमारा 21 और B और C का डिफरेंस कितना आएगा हमारा? वो आएगा हमारा डिफरेंस 3, ठीक है ना। तो A जो है हमारा वो 3 देखो 21 को भी डिवाइड करेगा पूरी और 3 को भी डिवाइड करेगा पूरा, है ना। तो इसका मतलब अगर A B को डिवाइड करता है और A C को भी डिवाइड करता है, तो A ही जो है वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा और इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखते हैं और क्या लिखा था फिर लिखा था साथ में कि A डिवाइड B इंटू C को भी करेगा। अब यहीं पे देखो, इसी एग्जांपल में हम देखेंगे, जो A है हमारा वो B को डिवाइड कर रहा था, C को डिवाइड कर रहा था। तो अगर मैं B इंटू C लिखता, B इंटू C कितना आएगा? 21 इंटू 28 आएगा। तो क्या हमारा 7 इसको डिवाइड नहीं करेगा? पूरा डिवाइड करेगा। 7 से 3 टाइम्स इसको कर लो, चाहे 4 टाइम्स इसको कर लो, एक ही बात है ना। साथ में यहाँ पे भी देख लो इस वाले एग्जांपल में कि 3 जो है इसको कर रहा था और 12 को कर रहा था। तो क्या अगर मैं B इंटू C ले लेता, मतलब कि 9 इंटू 12 ले लूँ,
तो क्या 3 9 इंटू 12 को डिवाइड नहीं करेगा? आराम से करेगा, तब भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना। तो वही यहाँ पे यही लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे इधर यही लिखा है कि ए बी को डिवाइड करता है और ए जो है वो सी को भी डिवाइड करता है। तो ए पहला वाला हमने बताया कि इनके डिफरेंस और सम दोनों को डिवाइड करेगा, ए जो है इनके मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड करेगा, है ना। और देखो ए बी को डिवाइड करता था तो ए बी और एक्स को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है, देखो ऐसे समझो इसको ऐसे समझो आप। चलो यहीं पे देख लेते हैं कि जो ए है हमने मान लिया 3 है ना, और बी हमने मान लिया 7 है, नहीं बी हमने मान लिया, इसका डिविजिबल वो लेते हैं ना, इसका मल्टीपल हमने मान लिया 9 है, ठीक है। ए इसको डिवाइड करता है। अब मैं बी में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो मैंने बी में मल्टीप्लाई कर दिया 9 इंटू मैंने ले लिया 4, तो क्या ये अभी इससे डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल डिविजिबल है, 3 से कट जाएगा आराम से, 3 3 9 हो जाएगा आराम से, है ना। मैं कोई और नंबर ले लेता 4 की जगह, 9 इंटू 11 कर लो, तो क्या ये अभी 3 से डिविजिबल नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि 9 तो डिविजिबल है ना 3 से। यहाँ पे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, ठीक है। तो वही बात इन्होंने बेटा यहाँ पे बोल रखी है कि ए जो है अगर डिवाइड करता है बी को, तो ए किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा जो कि बी का मल्टीपल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि ए अगर सी को डिवाइड कर रहा है ना, तो ए सी एक्स इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये एक्स है, टाइपिंग में ऐसा ही आया, ठीक है। ए जो है वो सी एक्स को भी डिवाइड करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगर कोई चीज़ इनमें से समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में उसको रिवाइज करा दूंगा एक बार और किसी तरीके से, मतलब समझाऊंगा और अच्छे तरीके से जितनी कोशिश हो पाएगी, ठीक है। अब देखिए, इफ ए एंड सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड बी एंड डी आर एनी टू इंटीजर्स, ए और सी जो है वो दो नॉन जीरो इंटीजर हैं, बी एंड डी जो है वो हमारे दो इंटीजर हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ए डिवाइड करता है बी को, तो ए डिवाइड करता है बी एंड डी, एंड सी डिवाइड करता है डी को। हाँ, ए डिवाइड करता है बी को और सी डिवाइड करता है डी को, तो इसका मतलब ए इंटू सी जो है वो बी इंटू डी को डिवाइड करेगा। ये ऐसे कह रहे हैं कि मान लो एक नंबर हमारे पास है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, ठीक है। ये हमने ले लिया 3, है ना, और ये हमने ले लिया मान लो 6, ठीक है। ये हमने ले लिया मान लो 8 और ये हमने ले लिया 32। चलो छोटा नंबर ले लेते हैं, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है, हमने ये ले लिया 16। अब देखो, ए बी को डिवाइड कर रहा है आराम से, 3 2 6, सी जो है वो डी को डिवाइड कर रहा है, 8 2 16, दोनों डिविजिबल हैं कंप्लीटली। अब ये कहते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो अब मैं ए में अगर सी का मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 3 इंटू 8 कर दूं, ठीक है, और बी में डी का मल्टीप्लाई कर दूं, बी में डी का मल्टीप्लाई कर दूं, 16 6 96 हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं, 6 इंटू 96 हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि ये जो आएगा ना 24, ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको, ये जो नंबर है साफ साफ करेगा ही। आप देखो ना यहाँ पे जो 24 है वो 96 को डिवाइड कर रहा है 4 टाइम्स, तो हो गया ना कंप्लीटली डिवाइड, ठीक है। तो वही बात ये कह रहे थे आपसे कि ए अगर डिवाइड करता है बी को और सी अगर डिवाइड करता है डी को, तो ए और सी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बी एंड डी के मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। इतनी बात ये हमसे कह रहे थे और यही होता है, हमको याद रखना है। आगे ये कहते हैं कि अगर ए सी और बी सी, ए सी जो है वो डिवाइड करता है बी सी को, मान लो हमारे पास ये 3 नंबर है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ये मान लिया हमारे पास 3 और हमने इसको ले लिया 2 ले लिया, ठीक है, 3 और 2 ले लिया, तो ए सी कितना बनेगा? 6 बनेगा। ये कहते हैं कि अगर वो बी सी को डिवाइड करता है, हमने मान लो यहाँ पे ले लिया बी को ले लिया 12, ठीक है। अब देखो ए सी कितना है हमारा, ए सी यहाँ कितना बन जाएगा? 3 2 6 बन जाएगा, और बी सी हमारा कितना बन जाएगा? 24 बन जाएगा। बी सी 24 बन जाएगा। तो ए सी बी सी को डिवाइड कर रहा है ना, तो कह रहे हैं ए हमारा बी को 100% डिवाइड करेगा। देख लो यहाँ पे जो ए है वो बी को डिवाइड कर रहा है ना, 3 4 12, ठीक है। तो अगर ए सी बी सी को डिवाइड करता है तो ए जो है बी को 100% डिवाइड करेगा। आप नॉर्मली भी देख सकते हो थोड़ा सा मैथ लगा करके कि अगर मान लो ये लिखा है बी सी अपॉन ए सी और हम ये कह रहे हैं कि रिमाइंडर इस केस में 0 बचता है, तो एक बात बताओ, सी से तो सी वैसे ही खत्म हो गया। अब अगर बी ए से डिविजिबल ना होता तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचता ना, ठीक है।
अब सी तो सी से खत्म हो गया, अब रिमाइंडर नहीं बच रहा, मतलब ए बी से बी जो है वो ए से कंप्लीटली डिविजिबल रहा होगा, इसलिए तो हमारा रिमाइंडर नहीं बच रहा। समझ में आ गई बात? ठीक है, वो ये आपसे कह रहे हैं यहाँ पे, बस इतनी सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो लिखा है वो आप पढ़ लेना, मैं आपको बताता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, और वो जो उनका प्राइम नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना वो कंप्लीटली यूनिक होगा, किसी और नंबर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन प्राइम का हो ही नहीं सकता, ठीक है। बस उसके ऑर्डर पे मत जाना। ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 24, मैंने एक नंबर लिया मान लो थोड़ा सा और 18 ले लेते हैं 18। अगर हम अब सबको प्राइम फैक्टर तो आता होगा, नहीं आता होगा तो वही बताऊंगा मैं आगे। अभी 18 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे बच्चे वो आएंगे 2 × 3 × 3, ठीक है। देखो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम है ना। अब अगर मैं मान लो कोई और नंबर के लिखूं, अब देखो इसको मैं ये भी तो लिख सकता था 3 × 2 × 3, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वही कह रहे हैं कि ऑर्डर से तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन ये जो होगा ना ये हमारा यूनिक होगा, 2 × 3 × 3, और किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। बस वही फंडामेंटल ये जो है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वही बोलती है। फिर से सुनो क्या बोलती है कि कोई भी नंबर है उसको हम प्राइम जो नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, और वो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा, जो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वो यूनिक होगा, बस उसके ऑर्डर इधर उधर हो सकता है लेकिन उस जैसा बिल्कुल नहीं होगा। उस जैसे का मतलब है यहाँ पे 1 बार 2 है, 2 बार 3 है, तो और कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 बार 2 और 2 बार 3 आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी नंबर नहीं होगा, कुछ भी लिख लो। मान लो हम यहाँ लिख लेते हैं जी 24 के प्राइम फैक्टर। 24 के प्राइम फैक्टर देखोगे तो 2 × 2 × 2 × 3 ये आता है। तो यहाँ पे कितनी बार 2 आया है, 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। या तो इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 3 × 3 की पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि 3 बार 2 और 1 बार 1 सिर्फ 24 के प्राइम फैक्टर में ही आएगा, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसमें 3 बार 2 और 1 बार 1 आ जाए। हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप इसका ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 3 × 2 × 2, है ना, है तो अभी भी 2 3 बार ही और 3 1 ही बार है ना, ये तो हम लिख सकते थे, है ना, ठीक है। तो ये हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बस यही है इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, और कुछ खास नहीं है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, ये बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत ध्यान से सुनना। ये कहते हैं कि अब मान लो पी एक प्राइम नंबर है, मान लिया हमने पी को एक प्राइम नंबर मान लिया, चलो 3 मान लिया, ठीक है, एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ए जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलो अभी देखेंगे, मानेंगे, रुक जाओ बताता हूँ क्यों नहीं मानने। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, हमको इस तरह से ए को लेना है कि पी जो है ए के स्क्वायर को डिवाइड करे, है ना। तो अगर मान लो मैं ए को 4 ले लेता तो ए का स्क्वायर कितना आ जाता, 16 आ जाता। तो क्या हमारा 3 16 को डिवाइड करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, है ना। लेकिन अगर मैं ए यहाँ पे अपना ले लेता, मान लो ए ले लेता मैं 9, ठीक है, तो ए का स्क्वायर कितना आ जाता हमारा 81 आ जाता। तो जो 3 है वो देखो 81 को तो डिवाइड करता है ना। आप देख लो 27 3 होते हैं। तो अगर प्राइम नंबर पी प्राइम नंबर ने ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो इस बात की भी गारंटी है कि वो ए को भी डिवाइड करेगा पूरा पूरा, ठीक है। वरना देख लो आप यहाँ पे ए को अगर डिवाइड नहीं कर रहा था तो उसके स्क्वायर को भी नहीं कर रहा था, ठीक है। ये हमको ध्यान रखने वाली बात है। इस चीज़ का हम यूज़ और करेंगे, इस चीज़ का भी यूज़ करेंगे प्रूव करने में, ठीक है। फिर से देखो कि अगर कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो किसी ए को डिवाइड कर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये भी पक्का है कि वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, ये हमको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पे, फटाफट करते हैं। देखो हमको ज़्यादा नहीं करेंगे, हम 1 से लेकर के 11 तक तो आपको आने चाहिए, उसमें से 7 के आपको ज़रूरत नहीं है। 7 की ज़रूरत इसलिए नहीं है, 7 का मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन जितने टाइम में आप 7 से डिवाइड करना रूल लगा के करोगे उतने टाइम में तो नॉर्मली डिवाइड करके हम 7 से देख सकते हैं, ठीक है ना। वो कोई बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। अगर आपको फिर भी सीखना है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा 7 के डिविजिबिलिटी रूल की, ठीक है। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है उसका, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 7 से तो हम उतनी देर में फटाफट डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं।
सबसे पहले 1 का, 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, ऑल नंबर्स, ठीक है, सब डिवाइड होते हैं। 2 से कैसे चेक करते हैं, जो भी अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होती है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। इफ यूनिट डिजिट डिवाइड्स बाय 2, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। करके देखते हैं चलो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा मान लो 27382, है ना, अगर मैंने लिखा 27382, अब देखो चलो 2 छोड़ो, इसको कुछ और लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं। अब हमको सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है कि 6 क्या 2 से डिवाइड होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, ये तो साफ साफ देख सकते हैं। इसका मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, अगर, क्योंकि इवन नंबर है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे मैं ले लेता 3727, अब देखो क्या ये हमारी 2 से डिवाइड होती है, नहीं होती, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 3 का कहता है इफ sum of all the digits of any number divide by 3, अगर किसी नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 34729, तो हमको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सबका सम देखो, 9 और 2 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 और 3 25। अब 25 तो छोटा नंबर है, हम चेक कर सकते हैं। अगर मान लो 25 में प्रॉब्लम आ रही है, इनका सबका सम करके क्या आया, 25 आया, तो 25 की डिजिट्स का भी सम कर लो, 5 और 2 7। अब देखो 7 तो 3 से नहीं होता ना, 7 3 से होता ही नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 3 में एक बात और सुनो ध्यान से, अगर मैं बहुत बड़ा नंबर लिख देता 37254 39625 ऐसे मैं लिख देता। अब इसको तो सारी का सम का डिजिट्स करने में बहुत टाइम लग जाए, सबका डिजिट्स का सम करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उससे बढ़िया हम क्या करते हैं, देखो ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, सम करते चलो और जहाँ भी वो 3 का मल्टीपल बन जाए सम, बस वहीं उसको छोड़ दो। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया 3 तो 3 से डिवाइड होता है ना, हटाओ इसको। 7 और 2 9 तो 3 से डिवाइड होता है ना, हटाओ इनको। 5 और 4 9 तो 3 से डिवाइड होता है ना, इनको भी हटाओ। 3 तो होता है ना 9 से, 9 भी होता है, 6 भी होता है, 2 और 5 7, 7 और 2 9, तो ये भी होता है। इसका मतलब पूरा 3 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब पूरा नंबर हम देख लेंगे कि ये तो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। और देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ 257836954789 मैंने ऐसे लिखा, या फिर 9 कुछ भी लिख लो, 9 लिख लो, 7 लिख लो, चलो कुछ भी लिख लो जो आपका मन करे। अब देखो बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप सारी डिजिट्स का सम करके और उसको 3 से चेक करने लगे तो बहुत टाइम जाने वाला है। उससे बढ़िया हम क्या करेंगे, हम सम करेंगे सारी डिजिट्स का, और जब भी हमारा सम 3 का मल्टीपल बन जाएगा हम उसको वहीं के वहीं छोड़ देंगे, उससे आगे हम उसको कैरी ओवर नहीं करने वाले, ठीक है। देखो 2 और 5 7, अभी तो नहीं होता 7 से डिवाइड, 7 और 7 कितना हो गया, 7 और 7 हमारा हो गया 14, ठीक है। 14 में 8। अब देखो चलो इसमें भी थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है ना, एक काम करो, सबसे पहले देखो कौन कौन से थे, पहले उनको हटा दो जो 3 से डिवाइड होते हैं। ये 3 से होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये दोनों मिला के हो जाएंगे, 8 और 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 8 और 7 15, ये भी हो जाएगा ना। 2 और 5 7, 7 7 14, क्या हमारा 14 3 से डिवाइड होता है, 14 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है ना। एक और देखते हैं चलो, अगर मैं कोई भी नंबर लिखूँ यहाँ पे 9875436213415789, है ना। अब इतने बड़े नंबर में सबसे पहले ये देखो कौन कौन सी ऐसी डिजिट्स हैं जो 3 से डिवाइड होती हैं, उन सबको हटा दो पहले तो। 9 होती है, 3 होती है, 6 होती है, 3 होती है, 9 होती है ना। उसके बाद देखो जो हमारा 15 है, जो 5 और 1 6 बना रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा। 8 और 7 15 बना रहा है, ये भी हो जाएगा। 2 और 1 3 बना रहा है, ये भी हो जाएगा। 5 4 9 भी हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, मतलब पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। चलिए अब 4 पे चलते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारा कि अगर जो लास्ट की 2 डिजिट हैं,
लास्ट 4 का, 4 के लिए पढ़ रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट्स। ये चीज़ें वैसे आप पहले से पढ़ चुके हो, मैं तो यहाँ पे रिवीजन के लिए बता रहा हूँ बस ये सारी चीज़ें, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड्स बाय 4। अगर किसी नंबर में लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3 4 5 7 8 9 3 2। इस पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करो, इन 2 डिजिट्स को चेक करो, ठीक है। 32 तो 4 से डिवाइड होता है ना, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अगर मैं दूसरा नंबर लिखता 7 8 3 5 3 2 5 7, अब देखो हम क्या करेंगे, पूरे नंबर को जरूरत नहीं है, सिर्फ 57 को चेक करो। 57 हमारा 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है हमको, इवन है, वो ऑड है और इवन से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ये पूरा नंबर भी डिवाइड होने से रहा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मान लो ऐसे होता 4 3 2 8 9 5 7 4, ठीक है। अब तो इवन है, अब हो भी सकता है। हम क्या करते हैं, 74 को चेक कर लेते हैं 4 से। 74 को चलोगे तो 4 1 जा 4, 34 बचा तो नहीं होने वाला, ठीक है। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, लास्ट की 2 डिजिट चेक करने के बाद, तो ये पूरा नंबर भी हमारा इससे 4 से डिवाइड नहीं होगा। इतनी सी बात है। 5 का तो बहुत आसान होता है भाई। 5 में तो 5 के में अगर हम देखें कि यूनिट डिजिट अगर हमारी अगर हमारी या तो 5 हो या 0 हो, अगर हमारी यूनिट डिजिट 5 या 0 में से कुछ है तो 5 से डिवाइड होगा, वरना तो 5 से नहीं होने वाला। क्लियर है ना, ठीक है। 6 से देखते हैं। 6 में होता है इफ डिवाइड्स बाय 2 and 3 बोथ से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 और 3 बोथ से डिवाइड होता है तो हम बोलेंगे कि वो 6 से भी डिवाइड होगा, नहीं तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मान लो 2 से डिवाइड हुआ और 3 से नहीं हुआ तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मान लो 3 से हुआ 2 से नहीं हुआ तो भी नहीं होगा 6 से डिवाइड। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं 7 का, हमको नहीं करना अभी। 7 का अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि 7 का ना हम जब पूरा नंबर 7 के रूल से करते हैं तो और ज़्यादा टाइम लगता है हमको, ठीक है। 8 का होता है लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है। 4 में हम क्या करते थे, 4 में 2 डिजिट देखते थे, है ना। 4 में हम क्या करते थे, 2 डिजिट देखते थे, ठीक है। 8 में क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। अगर वो तीनों डिजिट 8 से डिवाइड होती हैं तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, नहीं तो पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं देखूँ 3 1 2 5 7 5 1 2। अब इस नंबर में आप ये 3 डिजिट देख लो खाली। अगर 5 1 2 हमारा 8 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी हो जाएगा, नहीं तो पूरा नंबर भी नहीं होने वाला, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लो, 8 6 जार 48 बचा 3 32। हाँ हो रहा है तो हमारा 8 से, अगर हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। लास्ट की 3 डिजिट जो नंबर फॉर्म कर रही हैं, अगर वो नंबर 8 से डिवाइड ना होता तो पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड ना होता, ठीक है। 9 वाला क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है। बिल्कुल सेम 3 की तरह होता है। जैसे 3 में क्या था, सारी डिजिट्स का सम करके देखते थे कि अगर वो 3 से डिवाइड होती है तो हम बोल देते थे हाँ जी ये पूरा नंबर भी होगा, नहीं तो वो पूरा नंबर भी नहीं होगा। सेम 9 में है कि सारी डिजिट्स का सम करके चेक करो, अगर वो 9 से डिवाइड होता है जो सम आया, ठीक है, तो वो 9 से डिवाइड होगा पूरा नंबर, वरना तो पूरा नंबर भी हमारा डिवाइड नहीं होगा। इसमें भी सेम ट्रिक लगा सकते हो जो मैंने बताई थी कि जब जब सम हमारा 3 से डिविजिबल बन जाए उसको वहीं छोड़ दो। ऐसे ही जब जब सम हमारा 9 से डिविजिबल बन जाएगा हम उसको वहीं का वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। आगे वाले काम करना शुरू कर देंगे। 10 का क्या होता है भाई, 10 का होता है हमारा कि लास्ट में यूनिट डिजिट हमेशा 0 होनी चाहिए। यूनिट डिजिट जो है अगर 0 है, यूनिट डिजिट अगर 0 है तो डिवाइड होगा, वरना तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए इतना हमने ये देख लिया इसमें डिविजिबिलिटी में, बस मैंने आपको रिवाइज कराया था। अच्छा, मैंने बहुत फास्ट रिवीजन करवाया है डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक है। अगर किसी को इसमें लगता है कि नहीं जी हमें तो इस पर एक अलग क्लास चाहिए, पूरी बड़ी क्लास चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में लिखना, मैं वहाँ से 100% एक पूरी क्लास निकाल दूंगा। उसमें जो हमारी वो है एक पूरी क्लास बन जाएगी उसकी डिविजिबिलिटी रूल की, ठीक है। उसमें पूरी डिटेल में हर एक डिजिट का 1 से लेकर के 11 का मैंने अभी उसमें छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो रही थी। तो अगर आप बोलोगे, वैसे आपको आते होंगे क्योंकि मोस्टली हम 6th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं डिविजिबिलिटी रूल, इनफैक्ट 4th 5th में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है।
ठीक है। अगर नहीं आते होंगे, आपको उसमें ट्रिक्स चाहिए छोटी छोटी, तो मैं उसके लिए एक अलग क्लास बना दूंगा, उसमें हम अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इससे इस सीरीज से अलग क्लास बना देंगे उसकी, ठीक है। चलिए, अब इनके प्राइम फैक्टर हैं ये, प्राइम फैक्टर की पावर में लिखना है। सबको प्राइम फैक्टर करने आते हैं वैसे तो, देख लेते हैं हम कैसे करते हैं भाई। जैसे हमारा 260 है, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, प्राइम से ही डिवाइड करके देखना है, प्राइम के अलावा किसी से डिवाइड करके नहीं देखना। सबसे छोटा प्राइम 2 होता है और हमको दिख भी रहा है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 आ रहा है, इवन नंबर है, तो हमने 2 से डिवाइड किया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 0। अब देखो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 6 ज़ा 12, 1 0 2 5 ज़ा। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। लेकिन अगला जो नंबर है हमारा 3 आता है, तो 3 भी प्राइम नंबर है, तो हम 3 से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन 3 से चेक करोगे, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि इन दोनों का सम, पहली बात तो देखो 6 तो 3 से होता है, हटा दो। क्या 5 3 से होता है, नहीं होता, तो छोड़ दो वहीं पे, 3 से तो नहीं होने वाला। अब इसको 4 से तो चेक करने की सोचना भी मत। पहली बात तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, दूसरी बात ये 4 से होगा भी नहीं, और प्राइम नंबर है नहीं 4, तो उससे करेंगे नहीं। अब हम करेंगे इसको किससे, 5 से। 5 से कितनी बार जाएगा, 13 टाइम्स। अब 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, 13 1 ज़ा 13, तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या आ गए, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 13। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2, ठीक है। 156 का बोला है, देखो यहाँ पे 156 का हम करते हैं, इवन नंबर लास्ट में आ रहा है तो हम 2 से कर सकते हैं, क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर भी है, तो हमने 2 से करना शुरू किया। 2 7 ज़ा 14, 1 हुआ 16 हो गया, 2 8 ज़ा, फिर से 2 से करो, हो जाएगा आराम से, इवन है। 2 3 ज़ा 6, 1 18, 2 9 ज़ा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो हम 3 से चेक करेंगे, 2 से तो होगा नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर 2 से अगला प्राइम नंबर क्या है, 3 है, तो 3 से करो। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। अब 13 तो अपने आप में प्राइम है, 37 हो गया, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 156 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, एक तो इरेशनल नंबर को प्रूव करना, ठीक है, दूसरा इरेशनल नंबर को प्रूव करना, और दूसरा हमारा है इसमें कि प्राइम फैक्टर निकाल करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ये जो क्लास मैंने शुरू में बनाई है, ये क्लास है हमारी आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, है ना, और इस क्लास से आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आसान आसान क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो 320 का निकालोगे तो 320 का भी ऐसे सेम निकालोगे। अब आप ये होमवर्क में कर लेना पूरा, है ना, प्राइम फैक्टर तो आपको आता ही होगा, ये भी होमवर्क में, ये भी होमवर्क में। आगे और 1 2 लिख रखे हैं शायद, हाँ देखो ये रहे प्राइम फैक्टर, ये भी आप होमवर्क में करना, अगर ना हो तो बता देना कमेंट में, हम कर लेंगे। मैंने बताया प्राइम फैक्टर क्या होता है कि सबसे छोटे मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करो, और डिवाइड सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना है और किसी डिवाइड करना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। टू बी कंटिन्यू। तो ये अभी हमारा चलेगा अगली क्लास में, अगली क्लास से इसका मेन पार्ट शुरू होगा, ठीक है। अगली क्लास से क्या होगा, इसका रियल नंबर्स का मेन पार्ट शुरू होगा। ये आपका जस्ट बेस बनाया था, ये क्लास थोड़ी बोरिंग आपको लगी होगी, लेकिन उनको करना जरूर, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं, जल्दी ही हमारी अगली क्लास भी आएगी, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। ये पॉसिबल है कि डेली क्लास ना आ पाए, ठीक है, क्योंकि हम 9th और 10th का दोनों का लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेट डे तो 100% क्लास आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए, जो होमवर्क किया है वो वाला कीजिए, और जो भी डाउट्स हो आपके छोटे मोटे वो सारे के सारे आप कमेंट में लिख देना। इसकी अगर आपको ये एनोटेशन वाली पीडीएफ चाहिए तो हमने टेलीग्राम का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो के, ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ला, और वहाँ आपको ये एनोटेशन वाली पीडीएफ एज इट इज़ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।